हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी मेन सेंसर अप्रोच यानी कि मास सीरीज, जिसमें हम यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ये सेशन है वीक सेकंड का थर्ड सेशन, जिसमें हम जीएस पेपर 3 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा इकोनॉमी सेक्शन से, एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे एनवायरमेंट सेक्शन से, और एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये जो क्वेश्चन है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन से है, जिसके अंतर्गत आपसे ये पूछा गया है कि दावानल यानी कि फॉरेस्ट फायर के कारणों पर प्रकाश डालते हुए भारत में इन घटनाओं को रोकने के उपायों को वर्णित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको फॉरेस्ट फायर के कारणों पर प्रकाश डालना है, साथ ही साथ उसके रोकने के उपायों को भी इसके अंतर्गत आपको वर्णित करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। इसमें अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसमें 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में नवंबर 2020 से जून 2021 के मध्य जो फॉरेस्ट फायर की लगभग 3.5 लाख घटनाएं दर्ज की गई, जो कि इस अवधि में दर्ज की गई सबसे अधिक घटनाएं थी। इसके अलावा हर वर्ष नवंबर से मई माह में विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव जनित कारणों के कारण जंगल में आग की घटनाएं देखने को मिलती है। इसके अलावा आग लगने के कारणों की अगर हम बात करें, तो इसमें सूखी पत्तियां, टहनियां और जो देवदार की जो नुकीली पत्तियां होती हैं, ऐसे इसमें ज्वलनशील पदार्थों के संग्रहण के कारण यहाँ पर फॉरेस्ट फायर लगती है। अगर हम बात करें घटनाओं के क्रम में, तो इसमें जो स्टेट है उड़ीसा, तो उसमें सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई। इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान इसके बाद है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें फॉरेस्ट फायर के कारणों के बारे में, उसमें भी सबसे पहले अगर हम बात करें प्राकृतिक कारणों के बारे में, तो इसमें बढ़ता वायुमंडलीय जो तापन है, शुष्क काल की अवधि जो लगातार बढ़ती जा रही है, इसके साथ ही मृदा एवं वातावरण में जो निम्न आर्द्रता की जो स्थिति है, तो इस तरीके की जो जलवायु परिस्थितियां हैं वह फॉरेस्ट फायर के प्राकृतिक कारणों में से एक है। इसके साथ ही बिजली का चमकना यानी कि लाइटनिंग और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण फॉरेस्ट फायर की कई सारी घटनाएं देखने को मिलती है। साथ ही अगर हम बात करें हवा के उच्च वेग के कारण जो बांसों के बीच में घर्षण होता है, लुढ़कते पत्थर के कारण उसके अंतर्गत चिंगारी पैदा होती है। तो इस चिंगारी से जो ज्वलनशील पत्तियां होती है, जैसे कि चीड़ के पेड़ में इसकी पत्तियों में आग लग जाती है, जिससे वे फॉरेस्ट फायर का कारण बनती है। तो ये हमने बात की इसमें जो फॉरेस्ट फायर के प्राकृतिक कारणों के बारे में। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें फॉरेस्ट फायर के मानव जनित कारणों के बारे में, तो इसमें जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, तेंदुपत्ता की जो तीव्र वृद्धि हो रही है, घास एवं चारे के लिए वन भूमि पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है, और जो अवैध खनन किया जाता है उसको छुपाने के लिए जो आग लगा दी जाती है, तो ये इसके मानव जनित कारण है फॉरेस्ट फायर के। इसके साथ ही सिगरेट के बर्ड और जो विद्युत चिंगारियां पैदा होती हैं, तो उससे जो चीड़ के पत्ते होते हैं जो कि काफी ज्यादा ज्वलनशील होते हैं, तो उससे उसमें आग लग जाती है, जो कि फॉरेस्ट फायर का कारण बनती है। साथ ही साथ जंगली जानवरों को भगाने के लिए और जो बॉन फायर जैसी इसमें जो मनोरंजन गतिविधियां होती हैं, तो उसके कारण भी फॉरेस्ट के अंतर्गत आग लगने की घटना देखी जाती है। तो ये हमने बात की फॉरेस्ट फायर के मानव जनित और प्राकृतिक कारणों के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें दावानल रोकने के उपाय के बारे में, तो इसमें हमें प्रबंधन हस्तक्षेपों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संसाधन आवंटित करने के लिए जो अग्नि जोखिम क्षेत्रीकरण एवं उसमें मानचित्र तैयार करने की जरूरत है। इसके अलावा राज्य वन विभागों, आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और जो अनुसंधान संस्थानों के बीच मजबूत सहयोग करने की जरूरत है। आग लगने से रोकने एवं आग प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए यानी कि रिहेबिलिटेशन के लिए भी हमें नए विज्ञान आधारित प्रबंधन दृष्टिकोण और नव प्रबंधन करने में हमें सक्षम होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो वन समुदाय के साथ संस्थागत भागीदारी हमें बनानी होगी, क्योंकि जो वन अग्नि पूर्वानुमान जो प्रणाली है, उसके लिए हमें उसको तैयार करना होगा और इसे वैज्ञानिक इनपुट और अनुसंधान के साथ उन्नत करने की भी हमें आवश्यकता है। इसके साथ ही देश में जो दावानल के सभी आयामों को शामिल करने के लिए हमें एक राष्ट्रीय वन अग्नि ज्ञान नेटवर्क भी स्थापित करने की जरूरत है। इसके साथ ही फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट को जो वन विभाग के जो प्रशिक्षण संस्थान है उसके पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है।
है, जिससे फॉरेस्ट फायर का पता लगाने, उसका समन करने, साथ ही साथ उससे संबंधित पुनर्वास करने के बारे में जो अद्यतन एवं समृद्ध नवीनतम जानकारी है उससे उनको अवगत करवाया जा सके। इसके साथ ही जो फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट से संबंधित जो अच्छी प्रथाएं हैं, यानी कि बेहतर तरीके से जहां पर फॉरेस्ट फायर को मैनेज किया गया, तो इस तरीके की प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करना चाहिए और जो आगे वाले ट्रेनी हैं उनको इससे अवगत करवाना चाहिए। इसके साथ ही जो नासा के जो मोडिस है, यानी कि जो मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, तो इन उपग्रहों के माध्यम से प्रारंभिक चेतावनी और वैधता जो मानचित्र है प्रदान करने हेतु हमें इसके थ्रू उसकी निगरानी करनी चाहिए। तो ये हमने बात की इसमें फॉरेस्ट फायर रोकने के उपाय के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो जो सरकार द्वारा वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना, वन अग्नि पर राष्ट्रीय योजना 2018 और वन फायर लाइन बनाने जैसे कदम उठाने की जरूरत है। इसके अलावा वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से हमें 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त जो कार्बन सिंक सर्जित करना है उसको करने की भी इसके अंतर्गत आवश्यकता है। इसके अलावा हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है, यानी कि लाइफ ऑन द लैंड, तो जो कि वनों के सतत प्रबंधन की बात करता है, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी जो वैश्विक प्रतिज्ञा है उसको प्राप्त करने के लिए हमें फॉरेस्ट फायर पर रोक लगाने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इकोनॉमी सेक्शन से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती यानी कि जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग क्या है और पारंपरिक खेती की तुलना में इसके महत्व और इससे संबंधित चुनौतियों के बारे में चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती क्या है और ये इसके महत्व के बारे में आपको चर्चा करना है और इससे संबंधित चुनौतियों के बारे में भी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग है वह रसायन से मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है और ये मूल रूप से जो सुभाष पालेकर थे उनके द्वारा 1990 के दशक के मध्य में जो हरित क्रांति की जो विधियां हैं उनके विकल्प के रूप में इसको उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही हाल के वर्षों में जो जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग है उसको 2016 में आंध्र प्रदेश के द्वारा रसायन आधारित जो कृषि है और जो पूंजी गहन कृषि है उसके विकल्प के रूप में इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी है रायतू साधिका संस्था के माध्यम से इन्होंने जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत इसको प्रस्तुत किया, जो कि इसके महत्व को इसके अंतर्गत दर्शाती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके 4 स्तंभ के बारे में जो कि जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत होते हैं, तो इसमें सबसे पहले होता है जीवामृत और सेकंड इसके अंतर्गत होता है बीजामृत। इसके साथ ही इसमें बाफसा होता है और एक आच्छादन इसमें एक स्तंभ इसके अंतर्गत शामिल है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इनके बारे में डिटेल में, तो इसमें जो जीवामृत होता है यानी कि जो जीवन का अमृत, तो इसमें मुख्य रूप से गाय के गोबर, जो गोमूत्र होता है, गुड़ और दाल के आटे, बेसन के साथ इसको मिश्रित किया जाता है मृदा के साथ में, जिससे कि मृदा का इसके अंतर्गत संवर्धन होता है। और इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके के रसायन का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा इसमें जो सेकंड होता है उसका नाम है बीजामृत यानी कि बीजोपचार। तो इसमें गाय के गोबर, गोमूत्र और जो चूने के उपयोग से जो बीज होते हैं और जो उसके अंकुर होते हैं उस पर एक सूक्ष्म जैविक लेप उस पर लगाया जाता है। इसके अलावा इसका जो थर्ड स्तंभ है वह है आच्छादन यानी कि मल्चिंग। तो ये ऊपरी मृदा को इसके अंतर्गत ढक देता है फसलों के माध्यम से और इसमें जो फसल अवशेष होते हैं इसमें जो मृदा के ऊपर ढक दिए जाते हैं, जिससे कि उसकी जो नमी है उसके क्षय को इसके अंतर्गत रोका जाता है। इसके साथ ही इसमें जो इसका फोर्थ स्तंभ होता है वह है बापसा, जिसका अर्थ होता है मृदा के बातन से, यानी कि मृदा का एरेशन इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसमें ह्यूमस का निर्माण भी होता है और इसके द्वारा मिट्टी में पर्याप्त हवा और आवश्यक नमी के साथ मिट्टी के जो जीव होते हैं और जो जड़ें हैं वे स्वतंत्र रूप से इसके अंतर्गत रह सकते हैं। इसमें 50% वायु और जो 50% जलवाष्प होती है उसका मिश्रण इसके अंतर्गत प्रवाहित होता है। तो ये हमने बात की शून्य बजट कृषि के 4 स्तंभों के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें शून्य कृषि के महत्व के बारे में, तो ये रसायन मुक्त आदानों का उपयोग होता है। इसमें जो इनपुट्स होते हैं वे रसायन मुक्त होते हैं और ये पारंपरिक कृषि के विपरीत जो कम लागत वाले आदानों को ये प्रोत्साहन करता है, जिसमें गाय के गोबर, वृद्ध गाय के जो मूत्र होता है, गुड़, दाल के आटे, बेसन और जो अन्य पौधों के जो अर्क का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा जो ऋण चक्र से उनको राहत देता है किसानों को, क्योंकि जो पारंपरिक कृषि के जो आदान होते हैं वे काफी ज्यादा महंगे होते हैं, इसलिए किसानों को ऋण लेने के लिए उसमें विवश होना पड़ता है। अगर हम बात करें एफएओ के अनुसार, तो जो जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग है ये ऋण पर निर्भरता समाप्त करने का आश्वासन इसके अंतर्गत देती है।
इसके अलावा इसमें जो पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि ये जो पारंपरिक खेती की तुलना में 50 से 60% कम जल और कम विद्युत की आवश्यकता इसको होती है। इसके अलावा ये मृदा स्वास्थ्य में सुधार भी लाती है, क्योंकि इस पद्धति में मृदा का पातन और जो न्यूनतम जल है अंतर जो फसल है, इसके साथ ही जो मेड़ और जो ऊपरी मृदा की जो मल्चिंग को प्रोत्साहन दिया जाता है, जो कि ये पारंपरिक खेती में की जाने वाली जो गहन सिंचाई और जो गहरी जुताई को भी हतोत्साहित इसके अंतर्गत करती है, जिससे कि मृदा के स्वास्थ्य में इसके अंतर्गत सुधार आता है। तो ये हमने बात की इसमें जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग के महत्व के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इससे जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में, तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। अगर हम बात करें इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार, जो पारंपरिक कृषि की तुलना में इस कृषि पद्धति से जो फसल उत्पादन है वह इसके अंतर्गत घटेगा। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो श्रीलंका में इस पद्धति को अपनाने पर जो चावल का उत्पादन था वह 20% इसके अंतर्गत डिक्रीज हुआ, जो कि श्रीलंका को चावल पर जो आत्मनिर्भर जो वह देश था वह अब आयात पर वह निर्भर हो गया है। इसके साथ ही इसमें जो दूसरी चुनौती है वह यह है कि ये निरपेक्ष रूप से शून्य बजट नहीं है, क्योंकि इसमें श्रमिकों की मजदूरी, परिवार द्वारा किए गए श्रम का मूल्य और जो स्वामित्व वाली जो भूमि पर आरोपित जो किराया होता है, इसके साथ ही गाय के रख रखाव की जो लागत आती है, विद्युत एवं पंप सेट की जो लागत आती है, तो इसकी जो लागत है तो इसको एक तरीके से जो शून्य बजट कहा जाता है, तो वह प्रॉपर शून्य नहीं होती, बल्कि कुछ लागत इसके अंतर्गत व्यय करनी पड़ती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इससे जुड़े हुए अन्य मुद्दों के बारे में, तो जो आंध्र प्रदेश में ये पाया गया कि जिन खेतों में रासायनिक खेती का गहन प्रयोग किया गया था, वहां मृदा की गुणवत्ता वहां पर गिर चुकी है, और वह एक जो जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग है वह उसके लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा इसमें जो धान जैसी फसलों में खेत में जो जमा जल होता है, मृदा में विद्यमान जो सूक्ष्म जीव आबादी को ये सीमित कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप वहां पर जो जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग को अपनाने में जो अगली उपज प्रभावित इसके अंतर्गत हो सकती है। तो ये हमने बात की जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग से जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो जो राज्यों को जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग को अपनाने के लिए प्रेरित करने से पहले केंद्र को इसके संबंध में वैज्ञानिक आंकड़े एकत्रित करने चाहिए कि इसके अंतर्गत जो जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग है वह तकनीकी सूखे के वर्षों में मृदा की गुणवत्ता और अन्य भारी कारकों के प्रभाव को कम करने के बाद जो पैदावार को किस तरीके से प्रभावित करेगी, तो इसके वैज्ञानिक आंकड़े हमारे पास इसको लागू करने से पहले होने चाहिए। इसके अलावा प्राकृतिक खेती को अपनाने से पहले लाखों किसानों की जो आजीविका है, उसके अतिरिक्त देश की जो खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट सेक्शन से, जिसके अंतर्गत आपसे ये पूछा गया है कि जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां होती है, यानी कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज होती है, उनके पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको सबसे पहले बताना है कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज क्या होती है और इसके पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां होती हैं, यानी कि जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज होती हैं, वे पौधे, जानवरों या सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो कि संयोगवश या जानबूझकर अपनी प्राकृतिक जो भौगोलिक सीमा है उसके बाहर पहुंच जाते हैं, और देसी प्रजातियों को वहां पर ये विस्थापित करके वहां के जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, यानी कि वहां का जो इकोसिस्टम होता है, उसको पूरी तरीके से ये परिवर्तित कर देते हैं। इसके साथ ही इन प्रजातियों में तेजी से प्रजनन और इनकी जो विकास दर होती है काफी ज्यादा तीव्र होती है। साथ ही इनमें उच्च विस्तार क्षमता भी पाई जाती है। एक टर्म होती है फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी नए पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत भौतिक रूप से किस तरीके से अनुकूलन की क्षमता उस स्पीसीज की होती है, तो उसको उसकी फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी कहा जाता है। तो जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज होती है उसकी फेनोटाइपिक जो प्लास्टिसिटी है वह काफी ज्यादा उच्च होती है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों और जो पर्यावरण जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उसकी विस्तृत श्रृंखला के अंतर्गत इनमें जीवित रहने की क्षमता भी काफी ज्यादा उच्च होती है, जिसके कारण से ये वहाँ की जो देसी प्रजाति है होती है उनको ये विस्थापित करके वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उस पर ये
ये अतिक्रमण कर लेती है। अगर हम बात करें 2017 के एक रिपोर्ट के अनुसार तो जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है उसके कारण 25% पौधे एवं 33% जीव विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो इसमें इन्वेसिव एलियन स्पीसीज की जो डेफिनेशन है उसको बताकर इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में तो जो आक्रामक प्रजातियां होती है इनका जो वैश्विक विस्तार होता है काफी ज्यादा तीव्र इसके अंतर्गत होता है, जिससे कि ये विश्व की वनस्पति और जीवों को अपने समरूप बना लेती है, जिसका प्रभाव इनकी जो वैश्विक जैव विविधता है उसकी क्षति का एक प्राथमिक कारण इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अलावा जो नए आवासों में इनके जो प्राकृतिक परिपक्षी होते हैं वह इसके अंतर्गत अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये जो प्रजाति होती है आसानी से प्रजनन करती है और भोजन पानी एवं स्थान के लिए स्थानीय प्रजातियों को वहां से ये हटा देती है, जिससे कि वहां की जो देसी प्रजातियां होती हैं वह विलुप्त इसके अंतर्गत हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें लेंटाना कैमारा की तो जो कि अमेरिकी झाड़ी के नाम से जानी जाती है, जिसने भारत में 40% जो बाघ क्षेत्र हैं उन पर आक्रमण किया है और जिसके परिणाम स्वरूप जीवों के लिए जो देसी चारा है उसकी कमी वहां पर देखी गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये पारिस्थितिकी तंत्र एवं वन्य जीवन में भी परिवर्तन करती है, जिससे आवासों में बदलाव होता है जो कि खाद्य श्रृंखला को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। इसके साथ ही प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन से मृदा के गुण इसके अंतर्गत बदल जाते हैं, जैसे कि उसका पीएच स्तर हो गया, पोषक चक्र और जो पोषक तत्व वहन करने की जो उसकी क्षमता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जो मृदा की उत्पादकता है वह इसके अंतर्गत डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा इनके माध्यम से जो नई बीमारियां और जो परजीवियों का जो आगमन इसके अंतर्गत जो नए पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हो जाता है। तो ये हमने बात की इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में तो जो पर्यावास का इसके अंतर्गत जो क्षरण होता है उसका जो विखंडन होता है, वन्य जीवों को पौष्टिक भोजन की तलाश में बाहर आना पड़ता है, जिससे कि जो मानव बस्तियों के अंतर्गत उनका गमन होता है, जिससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। इसके अलावा नकदी फसलों और अन्य पौधों के विकास को सीमित करके ये जो वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली जो इकोसिस्टम जो सर्विसेज हैं उसको ये नष्ट कर देते हैं, जिससे कि ये आर्थिक क्षति का कारण बनता है। इसमें अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो जो 1990-91 में भारत में पाई जाने वाली जो सर्पेंटाइन लीफ माइनर की जो खेती की गई उसके अर्थव्यवस्था की जो महत्वपूर्ण फसलें थी जैसे कि ककड़ी, लौकी, कद्दू और बीन्स जैसी जो खेती थी वह इससे प्रभावित हुई, जिससे कि खाद्य सुरक्षा पर संकट पैदा हुआ। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसका जो प्रभाव होता है देसी घासों के साथ साथ जो विदेशी प्रजातियों की जो तीव्र वृद्धि हो जाती है तो इससे शुद्ध चारे को विदेशी प्रजातियों से अलग करना इसके अंतर्गत असंभव हो जाता है, जिससे पशुओं द्वारा जो मिलावटी चारे का जो सेवन होता है तो उससे इसमें जोखिम भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही जो हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन यानी कि जो एल्गल ब्लूम होता है उससे साल्विनिया जैसे पौधे एवं नील पर जैसी जो परजीवी प्रजातियों के प्रवेश ने कई मत्स्य पालन और जो जलीय कृषि सुविधाओं को इसके अंतर्गत समाप्त कर दिया है, जिसका जो इम्पैक्ट पड़ता है अल्टीमेट रूप से हमारी इकोनॉमी पे देखने को मिलता है। तो ये हमने बात की इसमें जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में तो जो वैश्वीकरण से जो आक्रामक विदेशी प्रजातियों की संभावना लगातार बढ़ गई है तो इसके लिए प्रभावी तरीका ये हो सकता है कि व्यापार और प्रजातियों की जो आवाजाही को विनियमित किया जाना चाहिए, जैसे कि साइट्स के द्वारा। इसके अलावा जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं वह आईयूसीएन की जो लाल सूची निकलती है यानी कि जो रेड लिस्ट निकलती है उसमें जो अधिकांश प्रजातियों के लिए वे खतरा दिखाई देती है। इसलिए इसके अंतर्गत विशिष्ट पहलों जैसे कि आईजी जैव विविधता लक्ष्य 9 और जो यूएनएसडीजी का जो गोल 15 है उसको लागू करके इन प्रजातियों के प्रसार पर तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जीएस पेपर 3 से। इसी तरीके के सेशंस हम आपके बीच में लाते रहेंगे। कल हम लेकर आएंगे वीक सेकंड का 4th सेशन जिसके अंतर्गत हम जीएस पेपर 4 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम